तो शुरू कर दें भाई कहानी आज की। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। बड़ा ही सुंदर सा चैप्टर है, मज़ेदार सा चैप्टर है। आप लोगों को बस कुछ ही समय लगेगा। और इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि मैं तो कहता हूँ इनऑर्गेनिक क्यों, पूरी केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ दें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप टाइम कंज्यूमिंग है। आप ये समझ लीजिए अगर फिजिक्स 25 सवाल को करने के लिए 1 घंटा ले रही है तो केमिस्ट्री उन 25 सवाल को करने के लिए 15 मिनट लेगी, अगर आते हैं तो। ठीक है ना, मतलब दोनों ही कंडीशन में ये है कि आपको फिजिक्स भी आ रहा हो और केमिस्ट्री भी आ रहा हो, तो ये रेशो रहता है। तो इसलिए केमिस्ट्री वफादार चीज़ है, धोखा नहीं देती। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, क्लास 12th केमिस्ट्री, राइट। सी टॉपिक जिनको हम लोग बोलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट, या डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पेन लेने वाली बात है नहीं। बहुत ध्यान से देखिए सभी। सबसे पहले कोई आपसे पूछ सकता है कि हम लोग डी ब्लॉक को पढ़ेंगे मेनली, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कंसिडर एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो उसका सीधा सा रीज़न है क्योंकि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। तो एक ही बार जो है 3-4 बात मैंने रिपीट कर दी, सही बात है ये। डी ब्लॉक के एलिमेंट को डी ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है दैट कम इनटू डी सबशेल, राइट। तो सीधी सी बात आप ये लिख सकते हो, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी सबशेल, राइट। अच्छा, और डी ब्लॉक के अंदर और क्या क्या बातें जानते हो सर? डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी 1 से लेके 10 तक होता है, और ns या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा। चलो ये बात भी अभी समझाएंगे कैसे मैंने ये बात बोली है। इसके अलावा मैं क्या समझा सकता हूँ आपको, डी ब्लॉक के अंदर एक 3D सीरीज़ होती है, उसके नीचे 4D सीरीज़ होती है, उसके नीचे 5D सीरीज़ होती है, उसके नीचे 6D सीरीज़ होती है। हम पढ़ते पढ़ते इतने मदहोश ना हो जाएं कि हमारे लिए डी का मतलब 3D 4D 5D ही हो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मैन मेड सीरीज़ को भी डी में ही काउंट कर कर हम लोग रखते हैं, यानी कि 6D। कोई पूछ सकता है डी ब्लॉक के अंदर कितने पीरियड्स कन्वर्ट आते हैं, तो आपको आंसर करना चाहिए 4, 3D 4D 5D एंड 6D एलिमेंट्स, राइट। चलो सर, बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई। अब ज़रा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग देखें और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। मैं ज़्यादा समय इस पर नहीं लूँगा क्योंकि क्लास 11th में आप लोगों ने उफ बाउ प्रिंसिपल जब पढ़ा होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब पढ़ा होगा, और या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोगों ने ठीक से उस समय देखा सीखा होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग देखें प्लीज़। प्यारे बच्चों, इसको एक ट्रिक की फॉर्म में हम लोग याद कराते थे, तो इसको अब दोबारा बता देते हैं। हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं यह स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये भी DPS, और ये है फरीदाबाद DPS, और यहाँ पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, फरीदाबाद DPS, है ना। फ्री में एक स्कूल की मार्केटिंग कर रहे हैं, देख रहे हो आप लोग। चलो अभी इसके बाद हम लोग क्या काम करना चाहिए सर? यहाँ पर नंबर 1 दे दो, या नंबर 2 दे दो, नंबर 3, नंबर 4। अगर कोई 1S है तो अगली S कौन सी होगी? 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8S, हाँ या ना सर? ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़रा 2P पर आ जाते हैं। 2P के बाद अगली P क्या हो जाएगी? 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। क्लियर हो गया? चलो सर ज़रा 3D पे आ जाते हैं। 3D के बाद कौन सी D आती है? 4D, 5D एंड 6D, राइट। जबकि 4F के बाद अगली F कौन सी आती होगी? 5F। वैसे तो कहावत ऐसी है कि जितनी शैल होती हैं उतनी क्या होती हैं? सब शैल भी होती हैं, ठीक है। जितनी शैल होती हैं उतनी क्या होती हैं बच्चों? सब शैल भी होती है, ठीक है। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान से देखेंगे प्लीज़। प्यारे बच्चों,
एस के अंदर, किसके अंदर, एस के अंदर, एस के अंदर हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है ना, जबकि पी के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, जबकि डी के अंदर हमारे पास कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये रहा मेरे पास एस, ये है मेरे पास एस। अच्छा, अगर ये एस है तो बताओ जरा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, 2। पी है तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, 6। डी है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करो, ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करिए। इधर आइए सभी, इधर आइए सभी और सीखने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, मान लेते हैं हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सोडियम का ले लेते हैं ना। सर आप हमेशा शुरुआत सोडियम से करते हो, सोडियम बम्बार्डिंग एलिमेंट है इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो सोडियम में अगर देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2। आप 3s2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3s1। ये डेटा आपको पता ही है कि सर ने ये चीज़ें आपको पहले भी पढ़ाई हैं, ठीक है। क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो डायरेक्ट हम लोग ये कंसंट्रेशन या ये वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही काम मैं Mn के केस में करता हूँ, Mn जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और लास्ट में जाके अगर मैं देखूंगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 6 मतलब 10 12 18 20, 20 5 25। बोलो बात समझ में आ गई होगी। सर ये तो महा बेसिक सी चीज़ें आप जो है पढ़ा रहे हो। सर वो पढ़ाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ पर एक्सेप्शंस आती थी, है ना। चलो देखिए, देखो भाई तुम्हारे जीवन में जो एक्सेप्शन अभी तक आई हैं वो केवल और केवल कॉपर, क्रोमियम और थोड़े अच्छी कोचिंग में पढ़े होंगे तो प्लेटिनम पढ़ा देते हैं, और थोड़ा पढ़े होंगे तो पीडी पढ़ा जाते हैं, और थोड़ा बस ये 4 ही पढ़ा पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीज़ों को बता रहे हैं, अपने दिमाग में उनको उतारो। हंसेगा कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में वीडियो रिकॉर्ड करने में सबसे बड़ा यही नुकसान है। चलो देखो ज़रा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कुछ एलिमेंट याद करके रखने। क्यों निभाएं, क्यों निभाएं मोहब्बत रूप से रूह तक। दोबारा सुन लो, क्यों निभाएं मोहब्बत, क्यों निभाएं मोहब्बत, बिल्कुल सख्त हो जाओ, है ना। क्यों निभाएं मोहब्बत रूप से रूह तक, ठीक है। आगे 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 क्यों निभाएं मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे पिटाई और करेगी, आगे पिटाई और करेगी। तो दीज आर द एलिमेंट बेसिकली, राइट। ये वो एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों को एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काउंट करके चलने हैं। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, कैसे याद करोगे इसको। क्यों निभाएं मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे पिटाई और करेगी। अगर ये एलिमेंट आ रहे हैं तो इनका जो एस है ना, आउटर मोस्ट वाला एस, उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया करना किसके अंदर, डी के अंदर। और एक एलिमेंट और है जिसका नाम है पीडी, इसमें ये काम एस के 2 इलेक्ट्रॉनों से किया जाता है। यहाँ एस के 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं किसके अंदर, डी में। नहीं आई बात समझ में, सर बात समझ नहीं आ रही है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ जो बच्चागिरी है वो कॉपर और क्रोमियम की है। कोई भी एक उठा लेते हैं, मान लो क्रोमियम ही उठा लेते हैं, इनका एटॉमिक नंबर 24 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ लिख दिया जाता है 4s1 और यहाँ लिख दिया जाता है 3d5। आप लोग समझ पा रहे होंगे, एस से इलेक्ट्रॉन जंप करा के सर ने डायरेक्टली कहाँ लिख दिया है, डी में लिख दिया है। तो यही बेसिक सा कमाल है बेटा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डेटा आर्गन भी होता है, तो क्या करते हैं, जैसे कॉपर में मुझे लिखना है 29 तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं आर्गन, और यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, 3d10 4s1। ठीक है सर, आपने यहाँ पर 3d बाद में लिखा, यहाँ पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। कहावत ये है कि जो शेल जैसे 3 है तो 3 को साथ साथ में लिखो, लेकिन कोई गलत नहीं कर सकता। एनर्जी का ऑर्डर यही है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। चलिए अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल और पढ़ा देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। जैसे TC, इनका एटॉमिक नंबर होता है जी 43। अब जरा गूगल चेक करने की कोशिश मत करना वरना गड़बड़ पाई जाएगी, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। इसको ऐसे लिखते हैं, सर जरा बताना 43 इलेक्ट्रॉन भर के दिखा दो हमें। तो देखो जरा ध्यान से, इट इज़ 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। चेक करें जरा कितने हो गए, और 4d आना चाहिए। आप चेक कर लेते हैं पहले। 2 4 6 मतलब 10, 12 18 20 30 36 38 38 हो गए। 38 में कितना ऐड करें कि 43 हो जाए? आई थिंक 5। तो इसको देख कर ना कक्षा का हर बच्चा ये कहेगा 4d5 इज द हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारे टीचर ने हमें सिखाया है, ये तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब क्लास 12th एनसीईआरटी, देखो क्लास 11th में तो ऐसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन जब आप क्लास 12th की एनसीईआरटी डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात मेंशन है। मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं वो भी आपको बताता। यहाँ पर एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसके अंदर? 4d6 के अंदर, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या रिलीजिंग एनर्जी जितनी भी ज़्यादा मैक्सिमम होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, राइट। यही रीज़न है कि इन सभी के अंदर कोई हाफ फील्ड फुली फील्ड नहीं लगाना आपको बस सर की एक ट्रिक याद रखनी है। अगर ये एलिमेंट मुझे दिख जाएगा तो एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में लगा देंगे, और अगर पीडी दिख जाएगा तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन किस में लगा देंगे? डी में लगा देंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे एक जगह और फंसोगे आप लोग, इसलिए मैं साफ साफ पहले ही करा देता हूँ। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीटी का लिख के देखेंगे। किसका लिख के देखेंगे? पीटी का। सर पीटी का एटॉमिक नंबर जरा बता दो हमें, कितना होता है भाई पीटी का एटॉमिक नंबर? 70। बोलो 78। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। सर एक काम कर लो ना, क्या यहीं भर के दिखा दो हमें, यहीं भर के दिखाओ। देखो 78 भरने, ठीक है। इधर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 6 2 14 और d में भरोगे तो 8 आने चाहिए। यहाँ तक 70 होते हैं, हाँ या ना। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। सर ने बोला है पिटाई और होगी, मतलब पीटी आ गया है, और पीटी आ गया तो एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अब कुछ महारथी होंगे, उनको बस इतना याद होगा कि पहले वाली का जंप करा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपने ढूंढना है एस कहाँ है। एस ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देंगे किसके अंदर? इसके अंदर, और इसको 9 बना देंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो भैया बात समझ में आई। लेकिन अगर यहाँ पीडी होता तो फिर यहाँ एस का 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते और ये कन्वर्ट कर देते इसको किसमें? 4d10 में, ठीक है ना। मतलब कंसर्न ये है कि ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। महा बेसिक प्रोग्राम और मुश्किल प्रोग्राम ये दोनों एक ही है भाई। अगर यहाँ पूछ लेता है टीसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आरयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आरएच का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फंसना पड़ जाएगा। इसलिए ये डेटा आप लोगों को लर्न ही रहना चाहिए। जल्दी से नोट कर लो भाई, बहुत जल्दी से नोट इट डाउन। चलिए जी, तो इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। बहुत ध्यान से प्लीज़ आप लोग देखें। सी अब इस चैप्टर की कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, इस चैप्टर की कहानी को अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें भाई। इधर आ जाएं सभी प्यारे बच्चों। मैं सारे ग्रुप के एलिमेंट्स को लर्न करा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। इधर सुनेंगे सभी। लेट मी टॉक अबाउट 3D सीरीज। 3D सीरीज को लर्न करने का तरीका है, साइंस टीचर विनीता कुमार, समझ रहे हो ना मैम या मैडम फेविकॉल निकुंजन, ठीक है ना, ऐसे लर्न कर लो। इससे जो नीचे वाली सीरीज आती है उनका नाम है 4D सीरीज। उनके जो एलिमेंट्स हैं, यारी जरा निभाओ मौत तक, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट रहा पड़े, आग में कूद जाओ। बहुत सारे इसकी टर्म्स हैं, लेकिन ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। 5D सीरीज के अंदर आप लोग ये लर्न करके लग सकते हो। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रेउस, रेउस किसी का नाम मान लो, रेउस इरिडियम से हैवी मेटल होता है, पिटाई और होगी, इरिडियम से पिटाई और होगी। क्या बोला मैंने, समझ में आया आप लोगों को? मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ
मैंने सबसे पहले 3D सीरीज आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। साइंस टीचर विनीता कुमार मांगे फेविकॉल निकुंजन। फिर मैंने बोला यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद जाओ। मैंने बोला लेंथनम मतलब ला हफ्ता वरना रेउस इरिडियम से पिटाई और होगी। काम की बात सुन लो भाई, काम की बात सुन लो। इन भाई साहब का एटॉमिक नंबर क्या है पहले सोचकर बताओ मुझे। इनका एटॉमिक नंबर आपको 57 मिलेगा। तो यहाँ पर 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट जो हैं दे आर नोन एज लेंथेनॉइड सीरीज और लेंथेनॉइड एलिमेंट, है ना। इससे नीचे ही एक्टिनॉइड एलिमेंट्स भी आते हैं 90 to 103, ठीक है। तो याद रहे जब भी मैं डी ब्लॉक को पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए, क्या कि लेंथेनम के बाद हाफेनियम से पहले 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे एक्टिनॉइड के बाद और आरएफ से पहले 14 एलिमेंट्स पाए जाएंगे, राइट। तो डेटा समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सुन लो सुन लो, अगर मैं इनके ग्रुप नंबर की बात करूं, ये 3rd ग्रुप से लेके कौन से ग्रुप तक चला जाता है बेटा जी, 12th ग्रुप तक, 12वें ग्रुप तक ये डेटा जो है चला जाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। इधर देखें सभी, इधर देखें भाई सभी, काम की बात बता रहा हूँ इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अगर कोई मुझसे पूछता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट की होती है, तो मेरा आंसर होगा Ru एंड ऑस्मियम। और ये फॉर्मेशन जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कितना बेटा, +8। सर अगर यही पूछता मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज तो उस केस में आंसर होता है Mn, जो कि कितनी शो कर सकता है, +7। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बड़ी काम की बात है प्यारे बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से इसको संभालने की कोशिश करें। सुनो, मैंने आपसे बोला टॉप टू बॉटम जैसे जैसे मैं जाता हूं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, जबकि ये प्रोग्राम जस्ट अपोजिट होता है किसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर। आप याद करो पी ब्लॉक में Pb+4 इज लेस स्टेबल देन Pb+2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह सकता हूँ, सुनो, मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ निकेल +2 में है और निकेल +4 में है, और इससे नीचे आता है मेरे पास कौन, पीडी ना, पीडी +2 में है और पीडी +4 में है, और इससे नीचे आता है मेरे पास पीटी। मानता हूँ ये भी +2 में और ये भी +4 में है। प्यारे बच्चों आपको रिजल्ट्स बिल्कुल चौंका देंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। टॉप टू बॉटम जाने से हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो सर Ni+2। अब ये ज्ञान जैसे ही बच्चों के पास आता ना, बच्चे तालियां बजा के कहते हैं सर ये 3D8 हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बस यहीं गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या याद रखना है, जो सर ने बोला है ये याद रखना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर स्टेबिलिटी इन डी ब्लॉक, जबकि पी ब्लॉक में ये पिक्चर क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो। अब मैंने आपसे बोला पीडी +2 और +4 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, +4, और ऐसे ही पीटी +4 और +2 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, +4। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये आप लोग समझ लीजिए, नीट के जेई के 3 सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये नीट जेई के 3 सवाल लिखे हुए हैं। सर पहले वाले का Ni+2 क्यों स्टेबल है, भाई वो 3D सीरीज है। कौन सी है, 3D, वो न्यूक्लियस के पास है सीरीज है, स्टेबिलिटी क्या रहती है उनके इलेक्ट्रॉन में, ज़्यादा रहती है। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं रहना चाहिए। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सभी बच्चे, इधर आ जाइए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गेम घुमा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, आरयू या ओएस की, और मैक्सिमम 3D सीरीज में किसकी होगी जी, Mn की होगी।
मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट का गेम आप लोगों ने सीख ही लिया है। अच्छा, जो मेटल होते हैं ना, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं, पता है आप लोगों को? मेटल कैन शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैं अभी इसको पढ़ाऊंगा, जैसे NiCO5, NiCO4 है ना, FeCO5, ये न्यूट्रल फील्ड लिगेंड के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो तक शो कर देते हैं, वो सिखाऊंगा। अभी उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों से कर लेता हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें भाई, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करें, तभी गेम आप लोगों को समझ में आएगी। इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों, मेरे पास एक एलिमेंट जिसका नाम है स्कैंडियम, दूसरा एलिमेंट जिनका नाम है टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन Mn, आयरन, ये कोबाल्ट भाई साहब, और ये निकल, ये भाई साहब कॉपर, और ये कौन हो जाएंगे अपने जिंक। अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर लिखने की कोशिश करूं तो क्या ये 21, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा आर्गन 3d1 4s2, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गन 3d2 4s2। इनका क्या आ जाएगा? आर्गन 3d3 4s2। इनका क्या आ जाएगा? आर्गन 3d5। सर कौन सा केस है? क्यों निभाई मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे पिटाई और करेगी। आगे क्या करेगी? पूरा बोलो भाई, ठीक है ना? कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसे। देखो ये है 3d6 लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा? 3d5 4s2। आयरन कैसे हो जाएगा? 3d6 4s2। बताओ जरा कोबाल्ट 3d7 4s2। ये भाई साहब बताओ 3d8 4s2। कॉपर बताइए 3d10 4s1। जिंक बताइए 3d10 4s2। चलो भाई सीखो आप गेम। सर ये तो पता ही था सर, इसको क्या ही बताना, क्या ही पूछना। चलो आओ भैया गेम सीखिए बहुत ध्यान से। ऐसा कहा जाता है कि 3D सीरीज के एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉमनली शो करते हैं, यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज इज +2। +2 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। इधर देखिए बहुत ध्यान से, ये +2 है, ये +3 है। प्यारे बच्चों स्कैंडियम +2 शो नहीं करता, स्कैंडियम +2 शो नहीं करता। सर क्यों? जब आप 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए x अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, साथ के साथ उतनी एनर्जी में कौन बाहर हो जाएगा? D भी बाहर हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि D के पास स्टेबिलिटी 2 तरीके से, 3 तरीके से, D0, D5, D10। नो फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फुली फील्ड स्टेबिलिटी। डेटा क्लियर है क्या? बोलो भाई। इसका मतलब ये D0 होने की कोशिश करेगा। देखो कुछ बच्चे लगातार नोट करते चले जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप नोट करोगे तो नोट ही करते रह जाओगे। कॉन्सेप्ट को सीख लो, ठीक है ना? और सबको सीख लो, वीडियो आपके पास आ ही जाती है। आराम से कॉन्सेप्ट को सीखिए पहले। ये +2 और ये क्या है मेरे पास? +3 है। एक मेरे पास +2 और मेरे पास एक क्या है? +3 है। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। ये जो भाई साहब हैं ये +2 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं। क्रोमियम की बात करूं तो ये +2 भी, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी। जबकि यहाँ बात करेंगे Mn की तो +2 से लेके +7। यहाँ बात करेंगे तो ये +2, +3, +4, +5, +6 तक शो कर देता है। ये है +2, +3, +4। ये है मेरे पास +2, +3। अच्छा यहाँ 5 और लगा लो तो यहाँ एक 4 लगा देना, ठीक है? ये आ जाएगा मेरे पास +1 भी शो करता है, +2 भी शो कर देता है, ठीक है ना? और लास्ट वाला केवल और केवल कितनी शो करता है? +2। सर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप समझाने की कोशिश कर रहे हो? देखो बच्चा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं x अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं इन मेटल्स को तो ये मेटल जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि ये सारे मेटल एक्सेप्ट 1 एलिमेंट दैट इज स्कैंडियम, बाकी सभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करते हैं। मतलब +2 तो कॉमन ही है, राइट? तो हम लोग बोल देते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज इज
+2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मानकर चलते हैं? +2 मानकर चलते हैं। चलो सर बात समझ में आ गई। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए प्यारे बच्चों। अब इसके बाद का गेम समझिए बहुत ध्यान से, इसी के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कवर कराने वाला हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। एक बात और बतानी है इससे पहले, एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम है इसका? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स? प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ TE। ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं दोज आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड इन D subshell in ground state, ground state, और नहीं लिख रहा, एंड लिख रहा हूं, एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। और आप लोग जानते हो कि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती होगी? +2। जैसे मान ले, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता होगा? 3D10 4s1। तो देखने में क्या लग रहा है कि ये तो D10 है, D10 है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये D10 है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं काउंट होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, जब इसको मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखता हूं तो इट गेट कन्वर्ट इनटू 3D9 4s0, और D9 का मतलब एक अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। क्या फील कर पाए आप लोग? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता कि वाई जिनी कनाडा होगी आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों काउंट नहीं करते? तो उसका क्या लॉजिक बोलोगे आप? सर बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि सर किसी का भी एग्जांपल जिंक का ले लो सर, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2। आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इवन इट गेट 3D10 ओनली। इट मीन्स बोथ इन बोथ केसेस द कॉन्फ़िगरेशन इज D10। इसका मतलब ये हो गया इसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनकम्प्लीटली वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूंगा दीज आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलो पिक्चर समझ में आ गई? सर महा बेसिक पढ़ा देते हो कभी कभी, तो चलो देखो इधर आ जाओ प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ छोटी सी, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट कौन सा? आप कहोगे सर Mn। बोलो हाँ या ना? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा जी? मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरे 3D सीरीज में ओनली वन टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर स्कैंडियम इन CBSE एंड जिंक एज वेल इन एंट्रेंस। सर ये क्या पढ़ा दिया आपने? हाँ NCERT में लिखा हुआ है द एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज। तो आंसर था स्कैंडियम। सही है सर। जिंक क्यों नहीं है जी? वो भी तो स्टेबल हो रहा है +2 के बाद, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सही बात है, तो उसको भी ऐड कर लो। अब देख लेना सवाल के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनिपुलेट करके कि सवाल में स्कैंडियम जिंक दोनों दे रखे हैं तो मोर देन वन करेक्ट आंसर है। फिर क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई ये +3 शो करता है, वो +2 शो करता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट है ना अपने सेम एलिमेंट से। जैसे Mn है +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, तो वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? पल्ले पड़ी कुछ बात? चलो मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे। आपने Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो कितना मिला? D5। मैं आपसे पूछूं Mn+2 और Mn+3 में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? सर +2। वाई? आप बोलेंगे सर आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्ट इनटू 3D5 विच इज हाफ फील्ड स्टेबल। बोलो हाँ या ना? सेम केस अगर मैं तुमसे पूछता, भाई मैंने आपसे पूछा Mn+2 और Mn+3 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपने क्या बोला? लेकिन अगर मैं ये पूछता Fe+2 और Fe+3 में से विच वन इज मोर स्टेबल, तो सर सीधा सा आंसर है into the electronic configuration of Fe it is 3d6 4h2, so we need 3 electron to convert it into the half filled stable electronic configuration, that's why Fe+3 is quite more stable। बोलो हाँ या ना? कितने सवाल पढ़ा दिए सर ने?
1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 और 1 5 सवाल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोल दो। इसके अलावा मैं क्या बोल सकता था? वही जिंक, कैडमियम, मर्करी नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, या बोल सकते हैं 12th ग्रुप एलिमेंट आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, या बोल सकते हैं स्यूडो नोवल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वो भी एक ही बात है, वो भी क्या है? एक ही बात है। बोलो बातें समझ में आई क्या? तो सर ये बात तो हमारे क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अगला सवाल सुनो। वो आपसे पूछेगा इनमें से D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कितने एलिमेंट्स हैं? तो सबसे पहला आंसर स्कैंडियम +3, हाँ या ना? नेक्स्ट आंसर वेनेडियम +4, हाँ या ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम +4, ठीक है ना? वेनेडियम +5 और क्रोमियम +6, Mn +7। दीज ऑल आर D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं होते अनपेयर्ड तो बनता है डायामैग्नेटिक, और जब बन जाता है डाया तो होता है कलरलेस, या मैं बोलूँ उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहता है? 0 रहता है, बिकॉज कोई अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बोलो बात समझ में आई क्या? सभी बच्चों को हमारी क्लास में जितने भी बच्चा लोग बैठे हुए हैं सभी को डेटा क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक सा डेटा था जो इस पूरे पैरामीटर से लिया गया। सुनो, इस पूरी सीरीज में पूछे जाने वाले सवाल एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होते, क्यों? हो गया आंसर। 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? Mn, हो गया आंसर। Mn+2, Mn+3 विच वन इज मोर स्टेबल? Mn+2, हो गया आंसर। हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला आपसे पूछ सकता है Fe+2, Fe+3 विच वन इज मोर स्टेबल? Fe+3। अगला आपसे पूछेगा कॉपर +2 एंड जिंक +2 विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई? सर जिंक +2, after releasing 2 electron it get convert into 3d10 which is much more stable, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बेसिक डेटा क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या बेसिक, और मैंने बोला D0। अच्छा कोई पूछे D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पॉसिबिलिटी बता दो। केवल 2 ही एलिमेंट कर सकते हैं 3D सीरीज के, कौन कौन से? जिंक और कॉपर। After releasing 1 electron, copper get convert into 3d10. After releasing 2 electron, zinc can convert into, चलिए नोट करिए भाई बहुत जल्दी से इसको। क्रिश समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, कुछ चीज़ों को और पढ़ाते हैं यहाँ पर। इधर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या इधर हम लोग आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक टर्म और यहाँ पर आती है जिसका नाम है, सुन लो, जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। नाम सुना है आप लोगों ने? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट लिख देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। ऑल्दो ये क्लास 11th में भी पढ़ाते हैं, बार बार जो है पढ़ाया जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, इसको यू से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर N+2 बोहर मैग्नेटॉन, राइट? Bm N+2 बोहर मैग्नेटॉन √, राइट? यहाँ पर n का मतलब क्या है बताना जरा वानी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए चेक करिए, बहुत ध्यान से देखिए सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट है, निकल नाम है इनका। क्या नाम है? निकल। इनका एटॉमिक नंबर है कितना? 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d8 4s2। आप ये बात समझ लीजिए, जिसको D&F ब्लॉक ठीक से समझना है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से समझना पड़ेगा। आप 2 बार लिख के देखोगे 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था Ni+2 का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए। तो सवाल बड़ा सीधा सा था और आसान भी था। आप मुझे बताइए Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाना है? 4s0। इसका मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 8। तो भैया D मेरे पास है और D में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8। तो मैं इसको भर के देख लेता हूँ। जब मैं इसको यहाँ भरता हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर? 2। इसका मतलब n की वैल्यू 2, और इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? सर 2 + 2। इसका मतलब √8
और अंडर रूट ऑफ 8 को लिखने का क्या तरीका है 2√2, और इसको लिखने का क्या तरीका है 1.4 समथिंग, यानी कि 2.8 समथिंग। अब मेरी बात सुन लो, ट्रिक सुनो। जितने जितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे लगभग वही आंसर होगा। जैसे यहां पर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 4 ऑप्शन में 2 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, तो आपको ये अंडर रूट सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो एक सवाल का आंसर बताओ। सुनो सुनो सुनो, एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है। जेई में सवाल एक बार आया है, एक मेटल उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 24, फिर पूछा हुआ है +n ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये किसमें +n ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसा करने पर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4.8 आता है bm। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ +n, यानी कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होने। मैं इतने लगाऊंगा ना तुम्हारे 1 मिनट में होश आ जाएगा तुम लोगों को, जो 4 बच्चे बोल रहे हैं। लगाओ दिमाग अपना। आप क्रोमियम है, क्रोमियम पता ही है 24 क्या होता है। क्रिस बताएगा आंसर, क्रिस बता, क्रिस सचदेव आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। +3। ओके, और कोई बच्चा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और सोचो जरा क्रिस, और आगे सोचो। अनिरुद्ध बताओ जरा क्या होगा आंसर। बड़ा सिंपल सा आंसर है यार, 4 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बताओ। 4 अनपेयर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का केस है तो कितना सिंपल है जीवन देखना। सर क्रोमियम नॉर्मली एटॉमिक नंबर 24 पर देखें तो 3d5 4s1 होता है। आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल बी कन्वर्ट इनटू 3d4 4s0। तो इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 4, इसका मतलब 1, ये 2, ये 3, ये 4, हाँ या ना। तो इसका मतलब 4 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते ही आंसर 4 के अराउंड आएगा कि नहीं आएगा। तो जो नालायक बता रहे हैं कुछ और इसके अलावा, आंसर यही है भाई +2। क्या आंसर होगा +2। क्या सवाल का फॉर्मेट समझ में आ गया था भाई। बेसिक तो वही पूछ लेगा NI +2 का, Mn+2 का, ऐसे भी पूछ सकता है। यू शुड मेंटली प्रिपेयर, राइट। तो ये डेटा समझ में आया सभी को, बोलो भाई जल्दी से नोट करिए। भी हमने पढ़ाया उस पर बेस्ड एक छोटा सा नोट लिख देते हैं, ठीक है। जो भी हमने पढ़ाया उस पर बेस्ड एक छोटा सा नोट लिख देते हैं। आप लोग बताएंगे कि ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। चलो मुझे बताओ, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, 3D सीरीज का वो कौन सा एलिमेंट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। आंसर बता दो जल्दी से, बताओ जल्दी। तो आपका आंसर होगा सर स्कैंडियम +3, सही है क्या। फिर दूसरी बात मैंने पूछी, जिनी कनाडा होगी, है ना। अब इन तीनों में क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट होगा। आप कहेंगे नहीं। क्या कॉपर काउंट होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। आप कहेंगे होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, 3D सीरीज के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा Mn, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4। फिर मैंने आपको बताया कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको शो करने वाले 2 एलिमेंट हैं। एक का नाम है Ru और एक का नाम क्या है बेटा OS। कंपाउंड का नाम भी लिख दूं OSO4। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑस्मियम के ऊपर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 5th पॉइंट, आपसे कोई पूछे Mn+2 और Mn+4 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ऐसे ही आपसे कोई पूछे Fe+2 और Fe+3 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फेरिक। इसके बाद आप लोगों से कोई पूछे कॉपर+ और कॉपर+2 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कॉपर।
कॉपर होगा कब? जब गैसियस फेस होगा, यही लिख लो भाई मेंशन करके, गैसियस फेस। अगर एक्वस फेस होगा तो कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होगा। कौन से फेस में? एक्वस फेस में। सर ऐसा क्या हो जाता है? इसका रीजन है बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से कॉपर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल्दो इसको मुझे पढ़ाना है प्रॉपर तरीके से, टाइम देके इसको पढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर 8 में क्या जानता हूं, सुन लो भाई सुन लो। मेटल विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे मेटल जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाए जाते हैं, वो मेटल कौन कौन से हैं? जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। बेटा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे बना देगा वो Fe, सुन लो, FeCO6। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई ये न्यूट्रल लिगेंट है, तो न्यूट्रल लिगेंट है तो फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही वो आपसे दे सकते हैं MnCO5, है ना, मतलब समझ रहे हो ना भावनाओं को। इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, और ये जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं इनको एक्सप्लेन किया जाता है सिनर्जिक बॉन्ड से या बैक बॉन्डिंग से। चलो सर बात आपकी हमें पल्ले पड़ रही है, बेसिक सी बातें आप पढ़ा रहे हो, तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि उनको नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही पढ़ाएंगे। क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को आज की क्लास में दिया हुआ ज्ञान क्लियर है?